हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यह वीडियो कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर का पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने कुछ परिभाषाएं और एग्जाम्पल को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने वो लिंक दे दिया है, जाकर देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 1 को देखते हैं। प्रश्न 1 कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले का ए नंबर सवाल है 135 और 225। सर्वप्रथम हम इन दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे छोटी संख्या 135 है। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम 225 को 135 से भाग देकर बगल में हल कर लेते हैं, जिससे इस प्रश्न को सॉल्व करने में सरलता होगी। आइए इसको भाग देते हैं। दो सौ पच्चीस में 35 का टेबल एक बार जाएगा, 5 में से 5 निकलेगा 0 और 12 में से 3 निकलेगा 9। 90 से 135 को भाग देते हैं। दोस्तों, जिनको भाग देना आता है वो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। 135 में 90 का टेबल एक बार जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 13 में से 9 निकलेगा, 4 बचेगा। 45 से 90 को भाग लगाते हैं। 90 में 45 का टेबल 2 बार जाएगा, यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा। आइए अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर में इन सभी का मान रखते हैं। यहाँ पर a बराबर 225 होगा, b बराबर होगा 135, q बराबर होगा 1 और शेषफल बचा है 90। चूंकि यहाँ शेषफल 90 बचा है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 135 और 90 को लेकर यह प्रक्रिया पुनः दोहराते हैं। 135 के बराबर होगा 90 इंटू 1 प्लस शेषफल कितना बचा है 45। यहाँ पर शेषफल 45 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 90 और 45 को लेकर यह प्रक्रिया पुनः दोहराते हैं। 90 बराबर होगा 45 इंटू 2 और शेषफल कितना बचा 0। अतः यहाँ पर हम देखते हैं कि भाजक 45 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। आइए दोस्तों, इसी प्रश्न का बी नंबर देखते हैं। 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 196 छोटी संख्या है, अतः 38,220 से छोटा है 196। पिछले प्रश्न की तरह पहले हम इसको भाग देकर सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करते हैं। तो 38,220 बराबर होगा 196 इंटू 195 और शेषफल कितना बच रहा है 0। अतः हम देखते हैं कि भाजक 196 से शेषफल 0 प्राप्त हो जा रहा है, यानी शेषफल यहाँ 0 के बराबर है, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 ही होगा।
आइए दोस्तों इसी प्रश्न का सी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों में सबसे छोटी संख्या प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 255 867 से छोटी है, इसलिए 867 से छोटी 255। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको भाग देकर सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि कोई समस्या ना हो। तो चलिए यहाँ पर इसका मान रखते हैं। तो 867 बराबर होगा 255 गुणे 3 और प्लस शेषफल 102 बच रहा है, चूंकि शून्य के बराबर नहीं है। इसलिए पुनः हम 102 और 255 को लेकर यह प्रक्रिया दोहराते हैं। तो 255 बराबर होगा 102 इंटू 2 और प्लस शेषफल 51। यहाँ पर शेषफल 51 प्राप्त हुआ, जो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए 102 और 51 को लेकर यह प्रक्रिया पुनः दोहराते हैं। 102 बराबर होगा 51 इंटू 2 और प्लस शेषफल 0। चूंकि यहाँ पर भाजक 51 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए 867 और 255 का HCF 51 होगा। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो मान लीजिए कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर b बराबर 6 दिया है। आइए दोस्तों इसको अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में व्यक्त करते हैं। तो a बराबर 6q+r, जहाँ r 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आता है। हम जानते हैं कि भाग में शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही आता है। अर्थात r बराबर हम 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 ले सकते हैं। आइए अब इन सभी मानों को समीकरण में रखते हैं। यदि हम यहाँ पर r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर 6q होगा। चूंकि यहाँ 2 से भाज्य है, इसलिए सम संख्या होगा। पुनः r का मान 1 लेने पर a बराबर 6q+1 होगा, जो 2 से भाज्य है। इसलिए विषम होगा। r का मान 2 लेने पर a बराबर 6q+2, जो 2 से भाज्य है। इसलिए सम होगा।
आर का मान 3 लेने पर ए बराबर 6q प्लस 3 जो 2 से अभाज्य है। इसलिए विषम संख्या होगी। आर का मान 4 लेने पर ए बराबर 6q प्लस 4 जो 2 से भाज्य है। इसलिए सम संख्या होगा। आर का मान 5 लेने पर ए बराबर 6q प्लस 5 जो 2 से भाज्य नहीं है। इसलिए विषम होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि a बराबर 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 लें तो यह एक समधन पूर्णांक होगा। और यदि हम a बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 लें तो यह एक विषम धन पूर्णांक होगा। इससे हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी और 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या 616 है और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है। अतः 616 और 32 का एचसीएफ ही स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। आइए इसको यूक्लिड प्रमेय का द्वारा सॉल्व करते हैं। चूंकि यहाँ पर 32 616 से छोटा है इसलिए 32 से भाग देते हैं। तो 616 बराबर होगा 32 को 19 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर शेषफल बचेगा 8। चूंकि यहाँ पर शेषफल 8 जो कि 0 के बराबर नहीं है इसलिए 32 और 8 को लेकर यहाँ प्रक्रिया पुनः दोहराते हैं। तो 32 बराबर होगा 8 × 4 और प्लस शेषफल कितना बचेगा 0। चूँकि यहाँ पर शेषफल 0 है और भाजक 8 है इसलिए 616 तथा 32 का एचसीएफ 8 होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आइए इसको हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसको 3q प्लस 1 के रूप का लिख सकते हैं।
यहाँ पर हम x बराबर 3q या 3q प्लस 1 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इसके रूप का हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर q का मान 1 लेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 लेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 6 दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इसलिए x का मान 3q या 3q प्लस 1 ले सकते हैं। प्रश्न के अनुसार हमें यह सिद्ध करना है कि x का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम x बराबर 3q लिख सकते हैं क्योंकि हम x बराबर 3q लिए हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x स्क्वायर बराबर होगा 3q का होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का 9q स्क्वायर। इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 3m, जहाँ m का मान 3q स्क्वायर है, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। अतः x का वर्ग बराबर 3m होगा। पुनः हम x बराबर 3q प्लस 1 लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x का वर्ग बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर खोल देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 6q। यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 6q को इकट्ठा कर लेते हैं और प्लस 1 अलग लिखते हैं। इन दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं। इसमें 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस 2q प्लस 1। अब हम इसको 3m प्लस 1 लिख सकते हैं, जहाँ पर m का मान 3q स्क्वायर प्लस 2q होगा। अतः x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से देखते हैं कि x का वर्ग बराबर 3m या 3m प्लस 1 है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आइए दोस्तों प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम मान लेते हैं कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः हम x बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 लिख सकते हैं, जहां b बराबर 3 है। यहाँ पर दोस्तों x बराबर हम 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि x कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। इसे अगर यहाँ पर q का मान 2 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा और ये 3 त्रिका 9 2 11 हो जाएगा। तो 11 भी एक धनात्मक पूर्णांक है और 7 भी एक धनात्मक पूर्णांक है और 6 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। तो कोई भी संख्या है जो वो इसके रूप का हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम x बराबर 3q लेते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर तो यहाँ पर x का घन हो जाएगा और यहाँ पर 3q का घन हो जाएगा बराबर 27q हो जाएगा।
यहाँ पर हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 3q³ बराबर लिख सकते हैं 9m, जहाँ 3q³ का मान m ले लेते हैं, 3q³ बराबर m है। पुनः x बराबर 3q + 1 लेने पर दोनों पक्षों का घन करने पर हम इसको a + b के होल क्यूब के फार्मूले पर खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27q³ + 27q² + 9q + 1। इसमें हम इन तीनों में हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3q³ + 3q² + q और +1। हम इसको लिख सकते हैं 9m + 1, जहाँ m का मान होगा 3q³ + 3q² + q। पुनः हम x बराबर 3q + 2 लेते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर। अब हम इसको a + b का होल क्यूब के फार्मूले पर खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 27q³ + 54q² + 36q + 8। इन तीनों पदों में 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3q³ + 6q² और +4q + 8। अब हम इसको लिख सकते हैं 9m + 8, क्योंकि m बराबर 3q³ + 6q² + 4q मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी पद q के रूप में हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1, 2 व 3 से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x³ बराबर 9m, x³ बराबर 9m + 1 और यहाँ पर x³ बराबर 9m + 8 के रूप का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों आप लोग मन लगाकर पढ़िए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक तो बनता है। बस दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।